नमस्कार साथियों, हमारे हम सफ़र है ना, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमारा सेशन है देखिए, ये आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ये आपका 11th का है, जिसमें 4 ऑप्शंस है, एक सही है। जो पढ़े हैं बहुत अच्छा बात, नहीं पढ़े हैं और भी अच्छा बात। तो चलिए आज शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ MCQ का महाकुंभ है। देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार के क्वेश्चंस का सिलेक्शन है। इसमें बहुत आसान आसान से सवाल हैं, कुछ थ्योरीज हैं और उन थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला जो सवाल है हम लोग के बीच में, और वो कौन सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा और जवाब करने का प्रयास कीजिएगा। तो सवाल नंबर जो पहला हमारे पास है वो ये है, ध्यान से समझना, बात नहीं करेंगे, ध्यान से देखिए। बोलता है कि द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस इज। तो आपको ये आइडिया होगा कि मैंने फिजिक्स में भी पढ़ाया था, आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग 7 प्रकार के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे। कितने प्रकार के? अब उनमें से एक जो था वो हमारा था अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्या था? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो अब ये जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस था, इसका पूछा गया है SI यूनिट। क्या पूछा गया है? अगर ये जो SI यूनिट पूछा गया तो इसका SI यूनिट होता है मोल। क्या होता है? तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा साथी? C हो जाएगा ना। तो देखो ये आंसर मोल हो जाएगा। एज इट इज क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल। और अगला सवाल हमारे पास जो है वो कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत ही अच्छे से सीखते चलिएगा। सवाल नंबर 2 है 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस कंटेन्स। अब यहाँ पे मोल कंसेप्ट पढ़ना था आप लोगों को, और मोल क्या है ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक व्यक्ति है जिनका नाम है एवोगाड्रो। क्या नाम है? एवोगाड्रो। तो एवोगाड्रो ने एक नंबर दिया था जिनको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। और इसी एवोगाड्रो नंबर को नंबर ऑफ मोल्स के नाम से जाना जाता है। अब याद रखिएगा कि एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना? 23। अब चाहे तो आप इधर एटम्स लिख लो, चाहे तो इधर मोलिक्यूल्स लिख लो, या तो पार्टिकल्स लिख लो। तो अब तुम देख के बताओ कि यहाँ पे आंसर कौन होने वाला है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सीखते चलना। ये सारे क्वेश्चन, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? मोल का। दूसरा सवाल क्या है? मोलिक्यूल्स का या एटम्स का। एज इट इज क्लियर ना। चलिए अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर जो है वो हमारे पास तीसरा है, और सवाल नंबर जो तीसरा हमारे पास है वो कौन सा है? तो देखिए, जो तीसरा सवाल है वो हमारे पास ये चल के आ रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोलता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12C। अब 1 मोल कार्बन का पूछा है, कार्बन। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो देखिए बाबू, कार्बन एक ऐसा, अच्छा एक चीज हमको ये बताओ, कार्बन जो है मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। क्या है ये? नॉन मेटल। सर ये नॉन मेटल हमारे हैं। अब ये नॉन मेटल है तो सबसे पहली चीज समझो ये कि कार्बन का एटॉमिक नंबर, जिसको जेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कितना होता है? 6। एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 6 दूनी कितना होता है? 12। इसका मतलब 12 ग्राम। तो अगर एक कार्बन की बात करें तो 12 ग्राम, तो इसका मतलब 1 मोल। तो 1 मोल का पूछा है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, और 1 मोल कार्बन का मास कितना दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 ग्राम। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा, मास नंबर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आपका क्या है? मास। जो 1 मोल का मास होगा उसी कार्बन का मोलर मास कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है वो देखो। सवाल नंबर 4 में चलते हैं, और सवाल नंबर 4 हमारे पास है वो ये है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। बोलता है एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, बोलता है एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है? याद रखना कि एवोगाड्रो नंबर को हम लोग, ध्यान से समझिएगा, तो एवोगाड्रो नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो सर एवोगाड्रो नंबर को n नॉट से या तो Na से डिनोट किया जाता है, और इसका वैल्यू अभी पीछे पढ़ाया 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इतने पार्टिकल्स थे। ठीक है, इतने पार्टिकल्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनो। बोलता है एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा? तो बोलता है पहला कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। क्या 12 ग्राम कार्बन में जो कार्बन 12 का मास होता है उसके बराबर होता है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या नंबर ऑफ आयंस, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, या इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है, आयंस का कोई लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या बनेगा मेरा?
नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो 1 ग्राम यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे उसी को हम बोलते हैं कौन सा नंबर, एवोगैड्रो नंबर। अब जरा दिमाग लगाना, कार्बन 12 बोला तो ऊपर भी 12 ग्राम होगा और नीचे भी क्या होगा 12 ग्राम। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमारा क्या आएगा n नॉट, और इसी n नॉट को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, और यही एवोगैड्रो नंबर हमारा होता है इतना के बराबर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हमारे पास है, और वो कौन सा सवाल है ध्यान से समझिएगा। तो देखो अगला सवाल हमारे पास है, पहले ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट। अब यूनिट के दो प्रकार थे, एक आपका था फंडामेंटल और एक आपका था डिराइव्ड। देखो मैं इधर बता रहा हूं, पता नहीं वो क्या पढ़ रही आप इधर ध्यान दो ना, इधर ध्यान दीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब होता है जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और फंडामेंटल का मतलब जो स्वयं के ऊपर निर्भर है, वो किसी के ऊपर निर्भर। तो दिमाग लगाना, क्या मीटर मेरा फंडामेंटल है? हाँ सर ये फंडामेंटल होता है। सेकंड हमारा फंडामेंटल है, होता है। किलोग्राम हमारा फंडामेंटल होता है। लेकिन जूल देखिएगा तो ये जूल फंडामेंटल, तो इसका मतलब जो फंडामेंटल नहीं होता है वही हमारा आंसर है डिराइव के लिए। तो इसका मतलब हमारा यहाँ आंसर कौन बनेगा? जूल। अब एक चीज यही पूछता हूं कि सर ये जो जूल होता है, ये जूल हमारा किसका किसका SI यूनिट होता है? तो देखो पहला तो होता है वर्क, हम लोग पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे? एनर्जी पढ़े थे। एनर्जी बहुत तरीके के हैं, एनर्जी का फॉर्मेट, ठीक है। टॉर्क, तो टॉर्क का SI यूनिट जूल होता है क्या? नहीं, SI यूनिट उसका न्यूटन मीटर होता है। तो कुल मिलाकर के जो वर्क हो रहा है, जो एनर्जी हो जा रहा है, और साथ ही साथ अभी मैंने पढ़ाया था आपको हीट, क्या पढ़ाया था? हीट, वो भी आपका एक प्रकार का क्या है, उसका जूल ही होता है। बात समझ में आ गया? चलो अगला सवाल। तो कुछ क्वेश्चंस देखो कि कुछ क्वेश्चंस, हाँ डायमेंशन इसमें भी पढ़ना था, 7 प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटीज, इस कारण से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। अगला सवाल देखिए साथी क्या है, देखो अगला सवाल हमारे पास आया है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय। 5 प्रकार के नियम थे, 5 प्रकार के, लेकिन बेसिकली आपको 4 कंपोजिशन का नियम पढ़ना था। तो याद रखना साथी, डाल्टन थ्योरी जो है ये दिया गया था मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये तो नहीं हो जाएगा। अगर मैं एवोगैड्रो की बात करूं तो ये दिया गया था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये भी नहीं होगा। फिर बर्जेलियस की बात करें तो कुछ दूसरे थ्योरी दिए गए थे जो कि आगे हम लोग को इसमें पढ़ना ही नहीं है। तो एक हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ लेवॉइजिए, और इसी को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हमारे हैं कौन? ए लेवेजिए, ए लेवेजिए। ए लेवेजिए मतलब एंटोनी लेवेजिए, एंटोनी लेवेजिए को ही हम लोग कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। बात समझ में आ गया? तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखना है और याद भी करते चलना है, ताकि अगर मैं इसको दोबारा देखूं तो आंसर में लगा सकूं, ठीक है। बस केवल देखते नहीं रहना है, दोनों चीज करना है। देखो ध्यान से, अब आगे देखना है आपको। यहाँ पे अगला सवाल, सवाल नंबर ये है 7, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या कहता है? मास कैन बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नेवर क्रिएटेड, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ पे मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, जरा फोकस कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास है H2 और प्लस क्या है O2, मिलके क्या बनाएगा साथी? H2। जरा इसको बैलेंस करने का बात करते हैं हम लोग। बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, जरा देख के बताना। तो सर अगर मैं यहाँ पे 2 से गुना कर दूंगा तो यहाँ कितना करना पड़ेगा? 2। तो सर ये वाला पोर्शन को हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ये साथी रिएक्टेंट है, और ये क्या है हमारा? दिस इज द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हो गया। इसका मास इसके मास के बराबर होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितना होता है? 1, लेकिन यहाँ कितना है? 2, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। इन हाइड्रोजन कितना है? 4 हो गया ना सर। हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन इसको 2 से गुना किया 4 हो गया। प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 है, कितना? 2। ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो ये 2 है, ब्रैकेट बाहर कर देंगे। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और गुना कितना करेंगे? 2, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। देखो 2 दूनी कितना हो गया बाबू? 4। 16 दूनी कितना हो गया? यहाँ देखिए ये हो गया 2 और गुना 16 और 2 कम 2, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। 32 और 4 कितना होगा? ये 36 ग्राम होगा, और 18 दूनी कितना होगा? 36 ग्राम। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि रिएक्टेंट में जितना मास है, प्रोडक्ट में भी उतना ही मास आ रहा है। इसका मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो आंसर विल बी, सो दिस is the answer, and this theory was given by the A
लेवेजिए, एंटोनी लेवेजिए, जो भी पीछे हम लोग पढ़े थे। तो मास कंजर्वेशन किसके द्वारा दिया गया है? एंटोनी लेवेजिए। अगला सवाल क्या है साथी, चलो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास जो है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे बोला गया है, आपको क्या सुनो, बोला यह गया है कि द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सर डेफिनिट प्रोपोर्शन किसके द्वारा गया है? तो देखो भाई, अभी मैंने बताया डाल्टन ने दिया था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये नहीं होगा। गै-लुसाक जो है वॉल्यूम से रिलेटेड फार्मूला दिया था, नहीं होगा। लेवेजिए मास से रिलेटेड फार्मूला दिया, नहीं। बच क्या गया? फ्रॉस्ट। तो सर इसका पूरा जो नाम है बाबू, ये है जोसेफ फ्रॉस्ट। क्या नाम है? तो जोसेफ फ्रॉस्ट के द्वारा जो है वो नियम दिया गया है डेफिनिट प्रोपोर्शन का। क्या दिया गया है? डेफिनिट प्रोपोर्शन। अगला सवाल, अगला हमारे पास आता है और वो ये है, ध्यान से देखो, और वो कौन सा फार्मूला और कौन सा लॉ है, ध्यान से देखते चलोगे। बोलता है इंपेरिकल फार्मूला सोच। इंपेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, मोलिक्यूलर मास। अब यहां ध्यान से समझना साथी, क्या ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पे लिखूं C6H6, यहीं से समझ में आ जाएगा। C6H6 बताइए किसका फार्मूला है? बेंजीन। किसका फार्मूला है? बेंजीन का फार्मूला है। अगर C6H6 बेंजीन का फार्मूला है तो सर इसमें कार्बन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? तो सर अगर मैं यहां से कुछ कॉमन ले लूं 6, तो क्या बच रहा है? C और क्या बचेगा? H। तो इसका मतलब सबसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा आ रहा है? CH। इसका मतलब कि CH को अगर 6 बार जोड़े जाएगा तो ये बन जाएगा मेरा। तो इसका मतलब कि सबसे छोटा यूनिट कौन सा बन रहा है? CH बन रहा है। तो जो छोटा यूनिट होता है किसी कंपाउंड का, उसी को हम कहते हैं उसका इंपेरिकल फार्मूला। इसका मतलब यहां देख के बताओ, तो बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा साथी? CH बनेगा। 6 बार अगर ऐड करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? C6H। वहां देख के बताओ, क्या एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स होता है? नहीं, ये नहीं होगा। क्या स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड होगा? नहीं। मोलिक्यूलर मास होगा? नहीं। तो बचेगा क्या हमारा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। तो तुम देखो कार्बन, अगर मैं यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का बात करूं तो 1 कितना का है? 1 का है। कितना था? 1:1। मतलब कार्बन भी एक था, हाइड्रोजन भी कितना था? तो उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बोलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास है और वो कौन सा सवाल है, ध्यान से देखो। हाँ, अब यहां से सवाल जो है वो आप पढ़े हुए हैं, और आप पढ़े हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट। हाँ देखिए, यहां पे आ गया मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल और आया, 2 सवाल और आया, थोड़ा उनके ऊपर भी चर्चा किया जाए। तो भाई CH2 और O है, क्या है? CH2 और क्या लिखा हुआ है? O। अब जरा दिमाग लगाएंगे साथी, क्या किसी का फार्मूला बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि ये गलत है, यहाँ बनेगा ही नहीं। वो आपको उलझाने के लिए दिया गया है। अगर ये देखा जाए C6H6 तो अभी पढ़ाया था, ये बेंजीन है। ये क्या है साथी? ये बेंजीन है। C12H12O11 है, इसको कहा जाता है स्टार्च। क्या कहते हैं? यह स्टार्च है। अब एक चीज और बताता हूं, ध्यान से समझना। जो बायो के स्टूडेंट है वो भी और जो नहीं है वो भी समझिएगा। ग्लूकोज प्लस स्टार्च, ये दोनों कौन से ग्रुप के हैं? तो सर ग्लूकोज और स्टार्च को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनमें चीनी की मात्रा, दैट मीन समझिएगा एक तरीके से मीठापन होता है उसमें। क्या होता है? मीठापन। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास आ रहा है और वो कौन सा सवाल है, देखिए यहाँ पे। अगला सवाल हमारे पास है द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अभी मैंने ग्लूकोज का सूत्र पहले लिखो यहाँ पे, देखो C6H12 और O6। तो सर यहाँ पे जो कॉमन चीज बन सकता है, सबसे कॉमन क्या ले सकते हैं? तो भाई 6 ले सकते हैं, लेकिन देखो सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर लेना, सबसे सिंपलेस्ट। तो सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर क्या हो सकता है? अगर मैं देखूं यहाँ पे, क्या अगर मैं यहाँ 6 ले लूं तो यहाँ H कितना हो जाएगा? H 2 हो जाएगा, और O कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो C6H2O6, क्या यहाँ पे कहीं वैसा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन जरा सा ध्यान देना, अगर मैं CH2 और यहाँ O ले लूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें 6 से गुना कर दूं, कितना से गुना कर दूं? तो कार्बन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो बोलो क्या सबसे सिंपलेस्ट कौन बन रहा है? CH2O, यही बन रहा है ना? इसी को इंपेरिकल फार्मूला कहेंगे। बात समझ में आया? ऑप्शन देख के पता कौन सा होगा। सो दिस इज द आंसर। तो इंपेरिकल समझ में आ गया। इंपेरिकल का मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है,
इंपेरिकल का मतलब होता है सबसे सिंपलेस्ट रेशियो, और मोलिकुलर का मतलब होता है एग्जैक्ट फार्मूला। एग्जैक्ट फार्मूला समझ में आता है? एग्जैक्ट फार्मूला का मतलब होता है कि कितने नंबर उसमें पार्टिकल्स हैं या कितने नंबर ऑफ आइटम्स उसमें मौजूद हैं, उसी को हम मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, देखो अगला सवाल हमारे पास जो है वो ये है, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल का मतलब फिजिक्स से भी रिलेटेड याद करो, जो मेजर किया जा सके, जिसको मापा जा सके या तौला जा सके। तो सर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास या ऑल ऑफ दिस। भाई देखो, डेंसिटी भी मापा जाता है, वॉल्यूम भी माप सकते हैं, मास को भी मापा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है साथी वो सीधा हमारे पास आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारे पास 13 नंबर सवाल क्या कहता है, देखो यहाँ पे ध्यान से। सवाल ये कहता है साथी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे आएगा सवाल। अब इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा यहां देख लीजिए। रूल्स क्या है? एक होता है प्रीसीडिंग। देखो थोड़ा सा मैं रूल्स बता देता हूं, आप लोग भी सीख लीजिएगा, जो नहीं सीखे हुए ध्यान से। देखो पहला क्या बोलता है, पहला रूल ये बोलता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के, वे सारे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। दूसरा ये कहलाता है कि जो प्रीसीडिंग होगा, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले आने वाला जीरो, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। दूसरा के बाद तीसरा, जो ट्रेलिंग जीरो होगा, ट्रेलिंग जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं मापते हैं, ठीक। लेकिन पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा है, आफ्टर द पॉइंट, तब उसको सिग्निफिकेंट फिगर गिनते हैं। ध्यान से देखना, ये पॉइंट के पहले आ रहा है ना, जो पॉइंट के पहले आएगा उसको नहीं गिनना है। तो पॉइंट के पहले ये आ रहा है, ये नहीं होगा। पॉइंट के बाद आ रहा है, नहीं होगा। लेकिन पॉइंट के बीच में आ रहा है, नंबर के बीच में, तो गिनाएगा 1 2 3 4। कितना हो जाएगा? ऑप्शन कौन हो जाएगा? समझ में आ गया? अब यहीं पे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से बताना। 5 3 2 0 0 0, इसमें बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। बताओ साथी, मैंने क्या बोला? ट्रेलिंग जीरो नहीं होगा। ट्रेलिंग का मतलब पीछे, प्रीसीडिंग जीरो मतलब पहले। लेकिन अगर कहीं पॉइंट के बीच और नंबर के बीच में है तो वो होगा। लेकिन जितने भी नन जीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नन जीरो का मतलब नंबर्स, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा, लेकिन ये तीनों होगा। तो इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर? समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ध्यान से देखना। 0.0305330। अब आपको इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बताना है। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी सब होंगे। 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐसे काउंट किया जाता है। ओके, एक टॉपिक पढ़ना होता है हम लोग को 11th में। देखो अगला सवाल हमारे पास है, और वो क्या है साथी, ध्यान से देखते चलना। और वो ये बोलता है कि द लिमिटिंग रिएजेंट इज द वन विच। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, सो सुनो, जैसे ध्यान देना। लिमिटिंग का मतलब है कि जैसे मान लो, थोड़ा दैनिक जीवन से बताता हूं। मान लो कि आप लोग खाना बना रहे हो, और खाना बनाने के क्रम में आप यहाँ पे क्या हो कि आप गैस जला रहे हो, गैस। अब गैस जो है आपके पास 1 kg के मात्रा में था, लेकिन खाना बनने के लिए चाहिए था 2 kg। खाना बनने के लिए 2 kg गैस चाहिए था, और आपके पास मात्रा सिर्फ कितना था? 1 kg। तो सर यहाँ चीज ये बताइए, कौन पहले खत्म हो जाएगा और कौन बाद से बनेगा? बहुत आसान सा चीज है कि सर गैस खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा खाना तैयार नहीं हो। इसका मतलब लिमिटिंग का मतलब वो होता है कि जो पहले खत्म हो जाए लेकिन दूसरा चीज बचा रहे, दूसरा जो अमाउंट में है वो बचा रहेगा, पहला जो होगा वो पहले खत्म हो जाएगा, तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। मतलब जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए कोई चीज से, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और जो बचे रहेंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं कहलाएंगे, वो एक्सेस रहेंगे, एक्सेस। तो यहाँ पे देखना है, द लिमिटिंग रिएजेंट इज द वन विच। अब बताना आपको यह है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन होगा। तो बोलता है इज इन एक्सेस। एक्सेस का मतलब ज्यादा, क्या ये होगा? नहीं। हैज मोर मास, जिसके पास बहुत ज्यादा मास हो, नहीं, ये भी तो सेम ही चीज कह रहा है। इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड या रेट स्लोली, ये होगा नहीं, बल्कि होगा कौन सा? तो इसका मतलब कि जो कंप्लीटली खत्म हो जाए उसी को ना लिमिटिंग कहेंगे। जैसे यहाँ गैस खत्म हो गया, खाना बचा हुआ बनना, लेकिन इसका मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू था, लिमिटेड था वो, तो उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। बात समझ में आ गया? अगला सवाल क्या है, ध्यान से समझिए। अच्छा, इसको एक और तरीके से मैं समझा देता हूं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास H2 है और प्लस मेरे पास O2 है, और ये मिल करके बना रहा था H2O। क्या बना था बाबू? अच्छा, ये बैलेंस नहीं, जरा बैलेंस कर लो तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 2। यहाँ कितना हो जाएगा? देखो यहाँ 4 मोल था हमारे पास, सॉरी 4 मोल नहीं, यहाँ 2 मोल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना मोल है? और यहाँ ऑक्सीजन कितना मोल है? इसका मतलब थोड़ा सा सोचो,
ऑक्सीजन का 1 मोल हाइड्रोजन के कितने मोल से रिएक्शन करता है? 2 मोल। तो बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अगर मैं ये 2 को नहीं लगाता, इसका मतलब हाइड्रोजन का 1 मोल कितना जरूरत होता है? ऑक्सीजन का 1 मोल हाइड्रोजन को कितना डिमांड करता है? 2। तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू कौन है? हाइड्रोजन। ये देख रहे हो 1 ही मोल है, लेकिन इसको कितना चाहिए? ये 2 चाहिए। मतलब अगर ये एक मतलब 1 kg है, मान लो ये kg, तो ये कितना चाहिए? 2 kg। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो उस जगह पे लिमिटिंग कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग इस तरीके से चेक करना होता है। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि विच लॉ एक्सप्लेन द फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। फिक्स का मतलब डेफिनिट, फिक्स का मतलब क्या होता है? अभी डेफिनिट के लिए मैंने पीछे पढ़ाया था। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मास होगा क्या? नहीं होगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होगा, डेफिनिट प्रोपोर्शन हो जाएगा। और इसको किसने दिया गया है? सर इसको दिया गया है जोसेफ प्राउस्ट के माध्यम से। ठीक है, अभी बताओ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया था? एल एंटोनी लेवलेजिए। मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन, किसके द्वारा? डाल्टन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये नहीं होता। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है हमारे पास वो क्या है, ध्यान से देखो। बोलते हैं मोलर मास ऑफ H2SO4। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल, यहां से एक सवाल आपके एग्जाम में आना तय है, इसीलिए मैंने बोला था कि कम से कम आप 1 से 20 तक का एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों को याद करना। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। देखो हमारे पास दिया हुआ H2SO4। अगर H2SO4 दिया हुआ है ना बाबू, तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का कितना है, सभी को मिला करके निकालना है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 गुना कितना करेंगे? सल्फर 1 होता है, एक सल्फर का कितना होता है? 16। नहीं, सल्फर का होता है 32। कितना होता है जी? 32 होता है। तो यहाँ पे 32 लिखना होगा। 32 और 1 है प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। गुना कितना करना होगा? तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, 16 चौके 64, जोड़िएगा तो कितना आएगा? 98। कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल। अब देख लो कौन सा होगा? बी। तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। 3-4 चीजों का मैं बता देता हूं, याद कर लो। देखो अगर मैं यहां पे बोलूं कि बता बाबू H2O का कितना होगा, तो बोलेगा 18 ग्राम प्रति मोल। 18 ग्राम प्रति मोल, याद रख लेना। फिर पूछेगा CO2 का कितना होता है, तो बोलिएगा 44 ग्राम। 44 ग्राम प्रति मोल ये होता है। अगर आपसे पूछा जाए H2SO, तो इसका कितना होता है, तो बोलिएगा 98 ग्राम प्रति मोल। ये कम से कम चीजें याद रखिए, डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। अब अच्छा देखो, ये सारे एकक मोल का है। कितना मोल का है? अब देखो अगर मैं हाइड्रोजन को बोलूं, यहीं पे बोल दूं कि सर हाइड्रोजन का आधा मोल का निकाल के बताओ, इसी में बोलेगा 0.5 मोल। तो करना कुछ नहीं, 2 से भागा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? बोलेगा 0.5 निकालिए, 2 से भागा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 22। समझ में आ रहा है? बस आधा करने का मतलब हुआ उसको हाफ मोल निकाल रहे हैं। क्लियर? वो सवाल आगे आएगा, इसलिए अभी याद रखना इस चीज को जो बोले हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। अगला सवाल हमारे पास है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन। अरे भाई 1 मोल जहां भी आया सिवाय एवोगाड्रो नंबर चिपका दो। जहां भी 1 मोल आया, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे स्टार्च हो, चाहे कुछ भी हो, आप भी कहे 1 मोल कहे नहीं हो। जैसे ऐसा लिखा हुआ कि 1 मोल मीना, ठीक है, तो 1 मोल मीना कितना बराबर होगा? तो 1 मोल मीना जो होगा वो बाबू देखो इतना बराबर होगा। जहां भी 1 मोल आ गया समझ जाना सीधा यही होगा आंसर। ठीक है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। चाहे मोलिक्यूल्स, चाहे एटम्स, चाहे आयंस, कुछ भी लिख सकते हो। कितना लिख रहा है? 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन बोल रहा है ना, डायरेक्ट ऑक्सीजन, तो एटम्स हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ एटम्स की बात करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन एक क्या है? एलिमेंट। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो O2, और O2 एक प्रकार का मॉलिक्यूल होगा ना, तो मॉलिक्यूल से रिलेटेड एटम्स निकलेगा उसमें, तो उसमें एटम की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन के अनुसार देखना होगा आपको। अगला सवाल हमारे पास है, और वो क्वेश्चन नंबर कितना है? 18। देखिए सभी लोग ध्यान से देखना। डेंसिटी इज डिफाइंड एज, आसान सा सवाल है बाबू। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बता दो। देखो डेंसिटी बराबर होता है मास बटा क्या होगा? वॉल्यूम। फॉर्मूला यहाँ होगा m, और नीचे क्या हो जाएगा? v। तो यू कहा जाए कि m बराबर होगा सर मास, और भागा कर दीजिए ना सर वॉल्यूम से। ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। कहाँ है देख ले, बताओ। सी होगा, इसका आंसर होगा मास भागा वॉल्यूम, मतलब ये डिवाइड का साइन होता है। ठीक,
सबको पता है ना बच्चा वाला कहानी। देखो भाई आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारे पास है वो ये है, बोलता है कि द नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय, आसान सवाल है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है। अब यहाँ का टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखो अगर आपको ये बोला जाए कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स के लिए दो फार्मूला है और दोनों फार्मूला याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास और बटा होता है मोलर मास, मास बटा मोलर मास। 20 मिनट और तो अब शुरू किए तो खत्म ही कर देते हैं ना, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास बटा मोलर मास। तो देखो मास बटा मोलर मास, तो ये हो गया मास और नीचे क्या हो गया, मोलर मास। मोलर मास किसे कहते हैं, तो उसके एक मोल में जितना मास होता है उसी को मोलर मास कहते हैं, ठीक है। तो अब तुम देखो मास बटा मोलर मास, आंसर देख के बताओ कौन सा हो जाएगा। तो ये होगा मास बटा मोलर मास, बटा का मतलब भागा होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा। एक सवाल और बताता हूँ, ध्यान से सुनना, वो आगे भी देखने को मिलेगा। ये हो गया मास के टर्म में, अगर नंबर के टर्म में पूछेगा ना, नंबर के टर्म में बाबू, तो देखो ऐसे पूछेगा कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स हो गया, और नीचे जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो नीचे जो आता है वो उसको लिखते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। अगर इसको हम लोग सिंबल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ये हो गया मास बटा मोलर मास, ये स्मॉल m होता है, ये कैपिटल M होता है, ये नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग कैपिटल N से दिखाते हैं, और नीचे जो एवोगाड्रो नंबर इसको स्पेसिफिक नंबर देते हैं और वो क्या कहलाता है, n नॉट। तो चाहे m बटा m लिखो या तो कैपिटल N बटा क्या लिखो, और नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसका मतलब फार्मूला मेरे पास ये भी हो सकता है, चाहे ये फार्मूला होगा या तो ये फार्मूला, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। एज इट इज क्लियर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सवाल हमारे पास जो है वो ये है, देखो सभी लोग ध्यान देगा, विच इज नॉट द एसआई बेस ऑफ यूनिट। एसआई बेस का मतलब 7 में से अगर कोई भी है तो वो एसआई नहीं है, सॉरी, हाँ, बेस यूनिट कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, केल्विन होगा, मोल होगा, जूल होगा, एम्पियर होगा। तो बोला यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनो, विच इज नॉट एन एसआई बेस। तो एसआई में केल्विन होता है, टेम्परेचर का होता है, ठीक है। तो ये होता है, मोल होता है, जूल होता है, नहीं होता है, एम्पियर होता है। तो आपको पूछा था कि कौन नहीं है, तो इसका मतलब कौन नहीं है, जूल है। अब एक सवाल करता हूं, यहीं से बताते चलो, केल्विन किसका होता है, मोल किसका होता है, एम्पियर किसका होता है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल, तो देखो क्या क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे वो देखते चलो, क्या आपने जो कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट के हिसाब क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो भी देखते चलना है। स्टेचियोमेट्री डील्स विद, स्टेचियोमेट्री क्या होता है, बहुत आसान सी चीज है, जो इनको नहीं पता वो ध्यान से पहले सुनेगा, बोलो नहीं। स्टेचियोमेट्री, जब भी कहीं पे स्टेचियोमेट्री आपको दिख जाए, ठीक है, तो स्टेचियोमेट्री का मतलब होता है क्वांटिटेटिव। तो सर क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है गणनात्मक, जिसको हम लोग गणना कर सके। गणनात्मक मतलब जो चीजें गणनीय होता है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स के अनुसार दर्शाते हैं, उसको हम लोग स्टेचियोमेट्रिक कहते हैं। तो आपको देख लेना है कि आंसर बता दिया। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, नहीं। एनर्जी चेंज, नहीं। क्या रेट्स ऑफ रिएक्शन से, नहीं। आंसर क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन द रिएक्शन, इसी को हम कहते हैं स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टेचियोमेट्रिक रिलेशंस ऑफ केमिस्ट्रीज। ओके ना। अगला सवाल है हमारे पास, वो देखो, ये सारे सवाल जो हैं बाबू पीवाईक्यूज हैं, ध्यान से पढ़ते चलो। देखो, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ आर प्रपोज्ड बाय, मतलब किसके द्वारा दिया गया, कितने नियम बताए थे अभी हमने, 5 नियम है। 5 नियम को मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, एक बार याद कर लो सभी लोग, क्योंकि वो चीजें आपको बार बार रिपीट होगा। सुनो, पहला आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, उसके बाद है आपका वॉल्यूम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम है, क्या है आपका, वॉल्यूम। उसके बाद है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन हो गया। और एक और क्या बच गया हमारा, एवोगाड्रो लॉ या एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस।
अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अब ध्यान से देखो यहाँ पे किसके किसके द्वारा दिया गया बताओ। देखो ये एंटोनी लेवेजिए के द्वारा, ये किसके द्वारा, गेलुसैक के द्वारा दिया गया। ये किसके द्वारा, जोसेफ प्रोस्ट। ये किसके द्वारा, डाल्टन या जॉन डाल्टन है ना, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। ये किसके द्वारा, तो सर ये अवोगाड्रो के द्वारा ही दिया गया। तो ये 5 नियम को आपको पढ़ना है, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछते रहता है, ठीक है। हाँ क्या कंजर्वेशन, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया, देखिए बताओ यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं ना, मल्टीपल में कौन आ रहा है, डाल्टन साहब, ये होगा इसका आंसर डाल्टन हो जाएगा। बात क्लियर। अगला चलो देखो, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, वो ये है, देखो द परसेंटेज कंपोजिशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग, बताना है आपको कि परसेंटेज कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन वो कैसे करते हैं। तो देखो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मोलिकुलर फार्मूला का करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला का करेंगे, मोलर मास का करेंगे, या हम लोग ऑल ऑफ दीज का करेंगे, ऑल ऑफ दीज। तो क्या है ऑल ऑफ दीज का, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ये देखना है कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है वो कैसे निकलता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई ए है और कोई हमारे पास क्या है बी, और ये मिल करके बना रहा है सी प्लस क्या बना रहा है डी, सी प्लस डी बना रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा है कि ए का बताना है, ए का कि ए का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, डब्लू वेट ऑफ ए, और नीचे लिखेंगे टोटल। तो टोटल किसका लेना है, ध्यान से समझना, टोटल किसका लेंगे, तो अगर रिएक्टेंट का ले रहे हैं तो रिएक्टेंट से निकालेंगे, प्रोडक्ट का अगर ले रहे हैं तो प्रोडक्ट का निकालेंगे। तो रिएक्टेंट में ए ले रहे हैं ना, तो हमको लेना होगा यहाँ पे डब्ल्यू ए और प्लस क्या लेना होगा डब्ल्यू बी, और इनका गुना कितना से कर दीजिएगा 100 से, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए कितना मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो पूछा है कि द परसेंटेज कंपोजिशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग क्या मोलर मास, मोलिकुलर फार्मूला, ऑल ऑफ दिस, या एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पे तीनों तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास जो है वो क्या है, देखो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। देखो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो इंटेंसिव का मतलब उसके अंदर है, जो चेंज नहीं करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि बाहर से कोई चीज अप्लाई करने पर वो चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या देखो, मास है, वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस हो सकता है, या वहां पे कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको थोड़ा सा, एक आपका मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, और क्या दिया हुआ है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। यहाँ पे अमाउंट नहीं होना चाहिए, एक मिनट, हाँ इसको कहाँ गया, कहाँ पहुंच गए हम लोग। ये क्वेश्चन का ना आंसर एक बार जरूर देख लीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ आंसर किए हुए हम लोग। ये कहाँ से, यहाँ से दिख जाएगा आपको, अच्छा चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हमको लग रहा है वहां पे। आगे चलते हैं, आगे वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है और वो ये है, क्वेश्चन क्या है देखो पहले। क्वेश्चन ये बोलता है द एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, आसान सा सवाल है, बहुत आसान। अगर मैं एएमयू की बात कर रहा हूँ, एमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन अब इसको और शॉर्ट कर दिया गया है और इसको अब बोला जाता है यू, केवल यू, और इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं। अब एक चीज तुम देखना कि यूनिफाइड मास जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, कैसे निकाला जाता है। तो याद रखिएगा जो कार्बन 12 होता है उसके 1 बाय कार्बन 12 मास को भागा देने पर जो मास आता है हमारे पास उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब कार्बन 12 के मास को ही हम लोग एटॉमिक मास यूनिट माना जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जा रहा है हमारे पास, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, एक एएमयू का वैल्यू कितना होता है, किन्हीं को पता है? तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा जाएगा कि एक एएमयू का वैल्यू कितना होता है तो बोलिएगा 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। एक एएमयू का वैल्यू इतना होता है, एक एटॉमिक मास का वैल्यू। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg इतना होता है, ठीक है। अगला सवाल 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, बाकी 20 क्वेश्चन बचेगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से फिर देख लो। सिग्निफिकेंट फिगर आर यूज टू एक्सप्रेस एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर या फिर परसेंटेज। तो सर याद रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर को यूज हम लोग करते हैं सिर्फ एरर को देखने के लिए। क्या करने के लिए? एरर। पहले हम लोग एरर को देखते थे तो एरर पढ़ना होता था पहले आप लोगों का चैप्टर में, लेकिन वो एरर का चैप्टर ही हटा दिया, मतलब कि टॉपिक ही आपको हटा दिया गया है। पहले से हमको पढ़ना होता था एरर के विषय में। देख लो अगला सवाल जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है। तो अगला सवाल हमारे पास जो है वो है यहाँ पे देखिए द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। अब देखो मोलैरिटी का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो मोलैरिटी क्या होता है बाबू, मोलैरिटी किसको कहते हैं? तो ये होता है मोलैरिटी, MOLARITY। देखो मोलैरिटी को कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स और बटा होता है वॉल्यूम। बटा में क्या होता है? वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ किसका? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा से ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब उसका ऐसा यूनिट मोल ही होता है, ठीक है, ऐसा होता है नंबर ऑफ मोल्स। और नीचे क्या आ रहा है? वॉल्यूम। नीचे क्या आ रहा है? वॉल्यूम। तो नीचे क्या जा रहा है? मोल प्रति। अब अच्छा एक चीज और देखना कि वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम नहीं लेते बल्कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? लीटर होता है। तो मोल प्रति क्या होना चाहिए? लीटर। कहाँ पे दिख रहा है आपको? इसका आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर। अच्छा एक बात अभी और देखना कि पीछे हम लोग पढ़े थे ग्राम प्रति मोल। पीछे मैंने एक पढ़ाया था अभी आपको ग्राम प्रति मोल। बताइए ग्राम प्रति मोल किसका यूनिट होता है? ग्राम प्रति मोल किसका यूनिट है जी? किसी को है पता? नहीं पता? बाबू पढ़ा करो। सर इसको कहा जाता है मोलर मास। क्या कहा जाता है? मोलर मास को हम लोग कहते हैं ग्राम प्रति मोल। अगला सवाल देखो 28 नंबर का क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें। विच वन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। देखो होमोजेनियस किसे कहते हैं? जैसे अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं, दिस इज द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में देखो कि बाबू ऑक्सीजन भी है, क्या है? नाइट्रोजन भी है, फिर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी है और देखो अदर गैसेस भी है ना। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो कितना? लगभग 21% है। नाइट्रोजन की बात करूं तो 78% है। कार्बन की बात करूं तो 0.03% हो गया। और अदर गैसेस, अदर में बात करूं तो 0.97% है। तो कुल मिलाकर के 100% हो गया। लेकिन सवाल आता है कि क्या तुम इसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर पाते हो? हवा से अलग कर पाएंगे? किसी प्रोसेस से अलग किया जाता है जिसको हम लोग प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। लेकिन बात आता है कि क्या ऐसे हम लोग अलग कर पाएंगे? नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब होता है कि प्रत्येक जगह पे समान रूप से घुला हुआ है, तो इसको होमोजेनियस कहते हैं। तो होमोजेनियस का मतलब होता है जिसको प्रत्येक जगह पे समान है। जैसे देख लीजिए आपके पास एक गिलास है और उस गिलास में पानी डाले हैं और पानी डालने के बाद चीनी डाल दिए। जैसे ही इसमें हम लोग शुगर डालते हैं तो शुगर डालने के बाद जैसे मिलाएंगे तो चीनी डिसअपीयर हो जाएगा। इसका मतलब चीनी जो है वो घुल गया। तो वो होमोजेनियस कहलाएगा कि हेट्रोजेनियस कहलाएगा? होमोजेनियस। और हेट्रोजेनियस में क्या होगा? जैसे आप जैसे साबुन का घोल है और उसको हम लोग पानी में घोल दिए, घुलेगा नहीं, लेकिन वो घुलेगा लेकिन वो दिखेगा, डिसअपीयर रहेगा, डिसअपीयर नहीं होगा वो। तो इसका मतलब वो हेट्रोजेनियस है। कैसा? वो हेट्रोजेनियस। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कौन यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर है। तो आसान से सवाल का यहाँ आंसर मैंने बता दिया, और वो आपका कौन है? एयर। ठीक है। अच्छा एक चीज और सवाल पूछ लेता हूँ, यहीं पे बताओ। देखो यहाँ पे 78% है, ठीक है। इसकी मात्रा घट सकती है, बढ़ सकती है, इसकी मात्रा घट सकती है, बढ़ सकती है, इसकी मात्रा घट सकती है, बढ़ सकती है। ये फिक्स का फिक्स क्यों है? ये फिक्स का फिक्स क्यों है? बाय का स्टूडेंट हमको पढ़ के कल जवाब देंगे, ठीक। 78% से ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है? जब से हम लोग बचपन से होश संभाले हम लोग जान रहे हैं नाइट्रोजन कितना? 78%। नाइट्रोजन कितना? 78%। भाई 79 काहे नहीं हो गया? 77 काहे नहीं हो गया? बाकी कार्बन पहले 0.02% था, अभी 0.03 हो गया। तो ये घट रहा है, बढ़ रहा है? नाइट्रोजन घट क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो हमको जवाब चाहिए आरती, बता दिए। अगला सवाल है हमारे पास, ध्यान से देखो। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। अब ध्यान देना बाबू, देखो मैंने बोला है कि अगर 1 मोल है, 1 मोल कितना है? 1 मोल। तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितना होता है? अरे भाई 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी? 1 मोल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1 मोल में मॉलिक्यूल 6.022 और गुना 10 का पावर कितना होगा? 23। इतना ही होगा कि नहीं होगा? लेकिन दिमाग लगाना, यहाँ मोल की बात किया गया, ग्राम का बात नहीं किया गया है। तो देखो ये 1 ग्राम लिया गया है, ये 16 ग्राम है, और ये कितना ग्राम है? 28 ग्राम। बाबू देखना H2 की बात करें तो वो 1 मोल है। कितना मोल है?
नाइट्रोजन की बात करें तो वो भी एक ही मोल है, और यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो भी एक ही मोल है। तो जो भी एक ही मोल होंगे उसमें एटम्स की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या समान ही होगा। इसका मतलब है हमको मास बढ़ाने से नंबर ऑफ आइटम्स उसके अंदर नहीं बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसका आंसर बताओ क्या होगा? ऑल हैव सेम। ठीक है, आसान से सवाल था। अगला सवाल हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। अगला सवाल है, और वो ये सवाल है बाबू, मोलर मास ऑफ NaOH। आसान से सवाल है मोलर मास के लिए। अगर मैं मोलर मास ले लूं NaOH, क्या ले लूं? NaOH। सोडियम का कितना होता है? सोडियम का बताओ 23 होता है। कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। जोड़ो 3 6 3 9 कितना हो गया? 10। 10 का कितना हुआ? 0। 40 आएगा ना। तो इसका मतलब 40 ग्राम प्रति मोल। तो इसका मतलब आंसर कौन होने वाला है? देखो आंसर बी होने वाला है। तो यहां तक क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स और क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चन अभी कराया जाए या नेक्स्ट स्लाइड में कराया जाए? नेक्स्ट पार्ट में कराया जाए। पार्ट 2 इसका लाया जाए। हाँ, अभी करा दिया जाए। अब जब इसको खत्म करना है तो एक बार खत्म ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत समय नहीं हुआ है। हमको लगता है मुश्किल से 15 से 20 मिनट हम लोग किए हैं क्लास। 45 मिनट हो गया। ओह अच्छा, ठीक। थक गए आप लोग? लग तो रहा है एनर्जी डाउन। बोल हम रहे, थक आप लोग रहे। वाह भाई, बता हम रहे हैं, थक आप लोग रहे हैं। बताया जाए 20 क्वेश्चन। और अब इतना डिटेल नहीं बताएंगे, आराम से बताते चलते, डिटेल में बताते चले। अच्छा ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगला सवाल क्या है हमारे पास? बात नहीं करो। अगला सवाल हमारे पास है 1 मोल ऑफ CO2। देखो यहाँ पे 1 मोल की बात किया गया है। अब जो क्वेश्चन रिपीटेड टाइप का है मैं उसमें टाइम नहीं देता हूँ, ठीक है। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स द हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम। अरे बहुत एटम्स बताओ कौन सा होगा? चलो भाई, उतना सोचते नहीं रहना है, सीधा अब बताते जाना। जहां मोल की बात करेगा सीधा आ जाइएगा वो वैल्यू में। देखो देख के बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सबस्टेंस। बाबू प्योर का मतलब, इम्प्योर क्या होता है? ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे बोलूं प्योर का मतलब जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है, और इम्प्योर का मतलब होता है जो एक से अधिक प्रकार के एटम से मिलकर बना है। बाबू ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं O2 की बात करूं तो सेम प्रकार से मिलकर बना है। अगर मैं H2O की बात करूं तो ये अलग अलग प्रकार से मिला हुआ है, तो ये इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन प्योर कौन हो जाएगा? O2। अब क्वेश्चन देख के बताना है आपको कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग? एयर। अरे एयर में तो बहुत सारे चीज मिले हुए हैं। ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, इसमें भी 2 चीज मिला हुआ है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। मिल्क। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये हो जाएगा NaCl। एयर की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन और आर्गन और ETC बहुत सारे। मिल्क की बात करें तो मिल्क में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, लेकिन बचेगा क्या? अब एक चीज याद रखिएगा, ब्रास जो होता है वो क्या होता है? पीतल होता है। ब्रास को क्या कहते हैं? अब पीतल के लिए याद करना है, एक ट्रिक बताता हूँ, इसको बोलते हैं ताटी। क्या बोलते हैं? ताटी। ता फोर होता है तांबा, ता फोर तांबा, और टी फोर होता है टीन। क्या होता है? टीन। तांबा को बोलते हैं कॉपर, कॉपर बोलते हैं सर, और टीन को बोलते हैं एसन। तो कॉपर और एसन इनका मिश्रण होता है, लेकिन निश्चित अनुपात में मिलते हैं, फिक्स होते हैं, इनका रेशियो फिक्स होता है। तो इस कारण से हम इनको प्योर कहेंगे, इम्प्योर नहीं कहेंगे। लेकिन H2O जो होगा वो क्या रहेगा? देखो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन में ऑलरेडी वो इम्प्योर है। ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या है? इम्प्योर। तो अगर वो किसी के साथ मिल रहा है तो वो दूसरे को भी इम्प्योर बना देगा। तो हमको प्योर सबस्टेंस पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रास हो जाएगा। बात क्लियर? अगला चलते हैं। अगला सवाल बताना है आपको, देख के बताइए। देखो यहाँ पे अब बोलता है विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटी इकाई। बाबू देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले 2 प्रकार की चीज है, एक हमारे पास है लिविंग, एक क्या है? तो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। सेल से ऊपर जाएंगे तो टिश्यू, क्या बनेगा? टिश्यू से ऊपर जाएंगे तो ऑर्गन, क्या बनेगा? ऑर्गन से ऊपर जाएंगे तो सर ये ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन। और ऑर्गन सिस्टम से नीचे जाएंगे तो, लेकिन बाबू एक चीज और समझना, अगर हम देखो अगर मैं सेल से पहले जाऊंगा तो इसका नाम होता है बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। किसके लिए होता है? लिविंग। हमको यहाँ पे लिया है नॉन लिविंग के लिए, तो नॉन लिविंग के लिए एटम्स होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, एटम सबसे छोटा एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल। ठीक, आंसर क्या होगा देख बताओ। अब सवाल यहाँ पे, एटम का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एटम का शब्द प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? मतलब सबसे पहले एटम किसके द्वारा? महर्षि कनाद। तो महर्षि कनाद के द्वारा दिया गया। लेकिन इसके बाद कौन दिए थे? तो इनके बाद डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? डाल्टन। याद रखिएगा। अगला देखो 1803 ईस्वी में दिया गया था। अगला सवाल हमारे पास है वो ये है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ गैस, STP। देखो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दो चीजें आएगा, एक होगा एसटीपी और एक होता है एनटीपी। एसटीपी और एनटीपी दोनों का फॉर्मूला याद रखना। एसटीपी का होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं एसटीपी। एक होता है एनटीपी, इसको कहा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बाबू याद रखना लल्ला, ध्यान से सुनो, ये दोनों चीजें जो होता है वो सेम होता है, ये दोनों क्या होता है सेम। पहले ना हम लोग क्या बोलते थे, पहले हम लोग बोलते थे उसको एनटीपी, लेकिन अब उसको मॉडिफाई करके बोला जाता है एसटीपी। अगर आपको एसटीपी में वॉल्यूम पूछेगा तो बोलिएगा 22.4 लीटर। कितना होता है? वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सर प्रेशर को बोला जाता है, देखो प्रेशर होता है 1 एटीएम। प्रेशर कितना होता है? या एटम नहीं, सॉरी 1 एटीएम लिख दिया, अरे यार पूरे कट गया। चलो समझ गए होंगे आप लोग 1 एटीएम। अच्छा अरे भाई बता ही देते हैं, तुम लोग कुछ भी बोल देगा। देखो 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 और गुना 10 का पावर 5 पास्कल। इसको स्टैंडर्ड के अंदर रखा गया है, ठीक है। ये क्या है? प्रेशर। अगर टेम्परेचर की बात करेंगे लल्ला तो कितना होगा? देखो टेम्परेचर बोलो, टेम्परेचर कितना होता है? अरे मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है भाई? 200, मिनिमम नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर 273 केल्विन। याद रखिएगा 273 केल्विन। तो इन सबको हम लोग स्टेपी के अंदर रखते हैं। क्या रखते हैं? स्टेपी। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो 22 कितना होता है? 4 लीटर। 22, आंसर कौन सा मारोगे? 22.4 लीटर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कौन सा है, ध्यान से सुनना। देखो भाई बोलता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेज इज एक्सप्लेन बाय। अब यहाँ पे वॉल्यूम शब्द आया, कौन सा शब्द आया? अभी पीछे मैंने 5 नियम पढ़ाया था। 5 नियम में डाल्टन के द्वारा मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये नहीं होगा। एवोगाड्रो के द्वारा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, वॉल्यूम से रिलेटेड है। लेवलाइजर दिया था भाई, कौन सा? मास, ये नहीं होगा। आंसर कौन हो जाएगा? अभी पीछे पढ़ाए थे। आगे देखो अगला सवाल हमारे पास क्या है, वो देखो अगला सवाल। और अगला सवाल हमारे पास ये है, विच हैज द हाईएस्ट मास। हाईएस्ट मास किसके पास होगा? 1 मोल ऑफ। देखो मोल तो सबका सेम है, मोल तो सबका सेम है ना, लेकिन मास की बात किया है। तो भाई हाइड्रोजन का एक मोल है लेकिन H2 है, और एक H2 में होता है एक मास कितना होता है? H का 1 दूना 2, इसका मतलब होगा 2 ग्राम। कितना होगा? इसको 2 ग्राम प्रति मोल कहेंगे। N2 कितना होता है? 14 दूनी 28, 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा ये। ऑक्सीजन 16 दूनी 32 ग्राम प्रति मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड अभी बताया था 44। कितना बताया था? अब तुम देख के बताओ सबसे ज्यादा किसका है? 44। आंसर कौन हो जाएगा? CO2। मैंने बोला था कुछ चीजें एकदम फिक्स होता है, उसको याद रख लीजिए। तो CO2 है 44। अब कहिएगा सर कैसे है, तो निकाल भी लेना। कार्बन का अलग होगा, देखो कार्बन का होगा कितना? 12 होगा ना, और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो 32 और 12 कितना होता है? 44। आसान सवाल था। अगला सवाल हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। तो अगला सवाल हमारे पास है बाबू, देखो बोलता है विच इज नॉट अ केमिकल लॉ। मतलब 5 नियम हो केमिकल लॉ है, लेकिन उनको अलावा अगर कुछ दिया तो केमिकल लॉ फिर नहीं है। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन था? हाँ। लॉ ऑफ इंडेफिनिट प्रोपोर्शन था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था? लॉ ऑफ ग्रेविटी था? नहीं। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका लॉ ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आसान सवाल है। चलो भाई अगला चलते हैं। देखो अगला सवाल हमारे पास जो है वो क्या है, देखो अगला सवाल पूछा द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। अरे भाई डेंसिटी मतलब डी, और डी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। मास का होता है केजी, वॉल्यूम का होता है लीटर, केजी प्रति। लेकिन अब यहाँ पे केजी लीटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब देखना इसको अगर वॉल्यूम को तोड़ा जाए तो वॉल्यूम होता है लेंथ गुना, देखो वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ गुना ब्रेड्थ गुना हाइट। इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, तो क्या हो जाएगा भाई? मीटर का ये हो जाएगा मीटर का क्यूब, तो मीटर क्यूब उस पर जाएगा कितना बनेगा? केजी मीटर प्रति क्यूब। आंसर वही बनेगा। चलो अगला सवाल देखो। अरे तू हट जा। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, और वो क्या है, ध्यान से सुनना। विच क्वांटिटी हैज नो यूनिट। किसका यूनिट नहीं है? तो भाई देख लो यहाँ पे डेंसिटी का अभी बताए थे, डेंसिटी का कितना होता है? केजी प्रति मीटर का। वॉल्यूम का बोलेंगे तो कितना होता है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का क्या होता है? मास का क्या होता है? केजी। बचा क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास। जब भी रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाए ना तो मास बटा मोलर मास, मास बटा या मास दूसरे का मास, तो मास मतलब केजी ऊपर भी रहेगा और नीचे भी क्या रहेगा? तो केजी खत्म, बचेगा कितना? और 1 को बोलते हैं यूनिटलेस और डायमेंशन। आंसर वही हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। चलो अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास जो है वो क्या है बाबू? देखो अगला सवाल हमारे पास ये बोलता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली। मतलब बोलता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली मास कितना होता है? मास मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मास पूछा गया है, तो भाई कितना बराबर होता है? याद है कि निको?
अरे एक इलेक्ट्रॉन का मास पूछा है मूर्ख लोग। 1 देखो 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस कितना 31 kg। तो भाई ये वाला नहीं दिया हुआ था, इसके रिलेटेड देखो 9 पॉइंट कहाँ गया, देख लो ना भाई ये। ठीक है, यही से पूछता हूँ, बता दो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास सेम होता है लगभग लगभग, कितना होता है? किसी को याद है? एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ही होता है। जो AMU पीछे पढ़ाया था ना, AMU उतना ही होता है। और AMU कितना होता था? 1.67, जिसको बोलते हैं 1672। याद करो, मैंने करवाया होगा, आप लोग को नहीं करवाया था ना? करवाया था। देखो अगला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर बोलता है सबसे ज्यादा किसके पास होगा। बाबू देखो यहाँ पे, ये नहीं काउंट होगा, 1 2 3, इसमें कितना है 3, ये काउंट नहीं होगा, ये गिनाएगा, कितना हो गया? अरे सॉरी यार, कितना होगा? हाँ ये 1 हो जाएगा ना, तो मिटबोन करते हैं, ये 1 हो जाएगा। यहाँ ये दोनों होगा का? नहीं, सिर्फ कितना हो जाएगा 1, इसमें 1 और 2 कितना हो जाएगा? ओहो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके पास है? ए नंबर, आंसर ये हो जाएगा। हाँ वो 1 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा? हाँ 1 होगा, ठीक है। हाँ सर 1 ही होगा, होता है कभी कभी। देखो अगला सवाल की बात करते हैं, वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड। अरे अभी तो बताया था, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि कोई भी जो तत्व होगा कितना रिएक्शन करेगा। तो बोलता है रिएक्शन रेट को डिसाइड करेगा, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को करेगा, टेम्परेचर को करेगा, या फिर प्रेशर को करेगा। बाबू सुनना, देखो भाई H2 हो गया और प्लस क्या हो गया O2, और मिल करके क्या बना रहा है H2O। क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या बोला कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन का 1 मोल लेंगे, तो आपको पानी का 2 मोल मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कौन था? यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कौन है? तो सर यहाँ देखना कि यहाँ जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारा कौन था? तो हाइड्रोजन था, लेकिन हाइड्रोजन को कितना मोल लेना पड़ा है? 2 मोल। तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू वही है। तो सर यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो यील्ड का मतलब होता है बचा हुआ या बनेगा। तो इसका मतलब क्या बताया जा रहा है? यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब भाई खाना तुम्हारा बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? कि भाई तुम आग दे रहे हो कि नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि वही बनाएगा। ठीक, अगला सवाल हमारे पास क्या है बाबू? देखो कितना क्वेश्चन हो गया, बस लगभग पहुंच ही गए। बहुत कम है। अगला सवाल हमारे पास है बाबू, विच इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी या पाथ लेंथ। देखो मतलब कि जो किसी रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो भाई यहाँ तो लेंथ ही दे दिया ना, मतलब कि जब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा उसी को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो ये सारे क्या है? ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये नॉन स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो सर इसका आंसर हम लोग क्या लगा के रखेंगे? अभी जो रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, देखो अगला हमारे पास क्या आ रहा है? अगला हमारे पास है इंपेरिकल फार्मूला, मास इज ऑलवेज। अभी देखना यहाँ पे, ये क्वेश्चन पीछे किया हुआ है। इंपेरिकल फार्मूला मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वैल्यू होगा, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा एटम या मोलिक्यूल का वही होता है। तो इक्वल टू द मोलिकुलर मास, ग्रेटर देन द मोलिकुलर मास, लेस देन द मोलिकुलर मास, या इंडिपेंडेंट। देखना एक सवाल मैं पूछता हूँ, अभी पीछे पढ़ाया हूँ C6H12O6, इसी को मैं लिख रहा हूँ CH2O, केवल क्या लिखाएगा? O। अब तुम एक चीज देखना, ये मोलिकुलर फार्मूला है और ये कौन सा फार्मूला है? इंपेरिकल फार्मूला। ये हमारा है मोलिकुलर फार्मूला और ये कौन सा है? ये आपका इंपेरिकल। भाई इसमें कार्बन क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो भाई ये कम है कि ज्यादा है? तो लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा? ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, आंसर सी हो जाएगा। तो इसको ना आप ये भी एलिमिनेट करने के लिए भी सीखो कि कैसे हो सकता है। तो इस सारे क्वेश्चन को एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा घर में जरूर। ठीक है, विच वन इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज बहुत आसान होता है, मतलब कि नया रूप परिवर्तित हो जाएगा उसका। तो देखना ये है मेल्टिंग ऑफ आइस, अरे पानी पिघला देंगे पानी जमा सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी नहीं होगा। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को काटना भी नहीं होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाएगा तो क्या पहले से लोहा बनाया जा सकता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इज द केमिकल चेंज। ठीक, अगला सवाल हमारे पास ये है बाबू, ध्यान से सुनना, और वो ये है 1 मोल ऑफ वाटर वेट। अभी तो याद भी करा दिया था मैंने कि 1 ग्राम यानी 1 मोल वाटर का याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखो, ग्लूकोज का याद रखो, सल्फ्यूरिक एसिड का याद रखो, HCl का याद रखो, तो है ना। इसका आंसर कौन हो जाएगा? 18। बहुत आसान है। ठीक, देखो अगला सवाल हमारे पास है वो ये है, देखो द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में मास परसेंटेज कितना होगा? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का निकालना है इन वाटर। ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ध्यान से सुनना।
कैसे वो देखना, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। देखो भाई यहाँ पे देखना, वाटर कितना मेरे पास H2 होता है और क्या होता है O2, इन दोनों को मिलाने से ही क्या बनता है, पानी बनता है। तो पानी में पूछा है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो ऑक्सीजन का मास ले लीजिएगा और उधर पानी का मास ले लीजिएगा और दोनों को भागा करके 100 से गुना कर दीजिएगा। नहीं समझा? अरे भाई ऊपर में O2 का मास और नीचे में H2O का मास और गुना कितना से, इसको कर लीजिएगा, आंसर जो आएगा वही परसेंटेज में आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला सवाल हमारे पास है और वो देखिएगा, अगला सवाल हमारे पास ये बोलता है 48 नंबर, विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप। पीछे का फॉर्मूला है, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या बताया था, याद करना, डेंसिटी बराबर मास बटा, इसका मतलब m भागा क्या आ रहा है, v। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, डेंसिटी बराबर मास, इसका मतलब डेंसिटी कई बार रिलेट कर गया, तो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ध्यान से सुनना। अगला सवाल हमारे पास है और वो कौन सा साथी, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म ही हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस यूनिट, पीछे पढ़ाए थे, क्या वेलोसिटी होता है, क्या नहीं होता है, फोर्स होता है, क्या नहीं होता है, डेंसिटी होता है, नहीं होता है, क्या होता है, लेंथ। बेस का मतलब फंडामेंटल, बेस का मतलब, चलो आगे इन द लास्ट सवाल। अगला सवाल हमारे पास जो है वो, और वो कौन सा सवाल है, ध्यान से समझो, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, मतलब जो क्वेश्चन पहले आना चाहिए तो सबसे लास्ट में आ रहा है, बहुत आसान है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैटर एंड इट्स चेंज, एनर्जी, स्पेस। भाई स्पेस के लिए जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है भाई। हमारा एनर्जी के लिए नहीं होगा, एनर्जी के लिए थर्मोडायनेमिक्स आएगा, ठीक। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजी होता है, तो बचा क्या हमारे पास, मैटर इट्स चेंज। अब एक लास्ट का सवाल पूछता हूं, जो शुरुआत में पूछा था मैंने वो लास्ट में पूछ रहा हूं, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनी लेवेज। तो कितने क्वेश्चन है, 50। अब ये 50 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए, उम्मीद है कि आपको 50 क्वेश्चन 50 तरीके के नॉलेज मिले होंगे, पर इस चीज को और बच गया, हाँ ये आपका यहाँ पे कुछ आंसर्स भी दे दिए हैं हमने, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये है हमारा हंसता हुआ चेहरा, देख लीजिए थोड़ा सा ऐसे, है ना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और, अगला जो टॉपिक हम लोग का रहेगा, एक मिनट, हम लोग का जो अगला टॉपिक रहेगा बाबू, वो रहेगा स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। तो आप लोग स्केलर और वेक्टर के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, रेडी रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।